सभी को नमस्कार है, प्रणाम है। आज हम लोग बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि टोटली न्यू सेट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और लास्ट में हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है, माने मानव के द्वारा बनाया गया है? तो बगीचा कृत्रिम परितंत्र बगीचा हो जाएगा। बाकी है जो प्राकृतिक परितंत्र है, प्राकृतिक है। समुद्र है जो सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जैव विविधता वाला क्षेत्र है समुद्र। और सबसे बड़ा परितंत्र है जो समुद्र है। और वन की बात करें तो सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में। और झील की बात करें तो सबसे ज़्यादा झील पाया जाता है जो तमिलनाडु में पाया जाता है। और झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? कौन है जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलवाष्प। ये टोटली ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, लेकिन सबसे ज़्यादा कर दिया तो जलवाष्प। ये टोटली जब फोटोकेमिकल स्मॉग के अंतर्गत आती है, फोटोकेमिकल स्मॉग के अंतर्गत आती है। कौन कौन आता है फोटोकेमिकल स्मॉग में? तो हम लोग देखेंगे आज। तो जलवाष्प, धुआं, कोहरा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 CFC, उसके बाद आता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और ओजोन आता है, ओजोन O3। उसके बाद बात करें मीथेन के, तो ये भी ग्रीन हाउस गैस है, प्रबल ग्रीन हाउस गैस है, जिसका फार्मूला होता है CH4। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें CO2 का, तो 0.03% पृथ्वी पर पाया जाता है। ओजोन क्या है? तो O3 फार्मूला होता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन को संरक्षण करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब स्थापित किया गया था? तो 1989 ईस्वी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का स्थापना किया गया था। उसके बाद पहली बार ओजोन छिद्र कहाँ देखा गया था? तो अंटार्कटिका में देखा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो जब मुख्य भूमि का पूछ रहा है तो हो जाएगा कन्याकुमारी। और यही जगह पर पूछ देता कि मुख्य भूमि का छोड़ के भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट हो जाता। भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? तो इंदिरा कॉल हो जाता। और दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट। और पूर्वी बिंदु की बात करें तो हो जाएगा किबिथु कहाँ में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु की बात करें तो हो जाएगा गौर माता कहाँ में है? तो गुजरात में। और मुख्य भूमि का पूछ रहा है तो कन्याकुमारी। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा B, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। मैंग्रोव वन क्या होता है? तो लवणीय क्षेत्र, जो क्षेत्र लवणीय जल से ढका हुआ रहता है, उस क्षेत्र में मैंग्रोव वन ज़्यादा उगता है। पर्वतीय वन जो पर्वत पर उगता है। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सही है? एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन दिया जाएगा, तो आप लोग लगातार बने रहिए, ये भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो देखेंगे, पहला कथन है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। ये बिल्कुल सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, नहीं, गलत है। तो इसका आंसर 6 का A हो जाएगा, केवल 1। हिमालय की बात करें तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीपलजान, धरोधर, शिवालिक, ये टोटल श्रेणियाँ हैं। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, MTE।
जिसका ऊंचाई है 8,848 मीटर। और भारत की ऊंची चोटी, तो भारत की ऊंची चोटी तो केटू एगो है, केटू जिसका ऊंचाई है 8,611 मीटर। और भारत में ऊंची चोटी है तो कंचनजंगा। तो ये सब याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रदीपीय नदी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा, क्योंकि पूछ रहा है कि सबसे बड़ा प्रदीपीय नदी पूछ रहा है तो हो जाएगा नर्मदा। और यही जगह पर पूछ देता कि भारत की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नदी तो ये हो जाता सिंधु। डायग्राम से समझिएगा, ये हो गया अरब सागर, ये हो जाएगा बे ऑफ बंगाल की खाड़ी। तो पूछ रहा है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों को देख लीजिएगा। तापी हो गया, अरब सागर में गिरता है। साबरमती अरब सागर में गिरता है। और नर्मदा अरब सागर में गिरता है। और सिंधु अरब सागर में गिरता है। यह महत्वपूर्ण नदी है। और गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक से निकलता है और कहाँ गिरता है तो बंगाल के खाड़ी में गिर जाता है, बंगाल के खाड़ी में गिर जाता है। तो हम लोग आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए निम्न में कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है अम्लीय मिट्टी में, सबसे अच्छी तरह से उत्पादित होता है। क्षारीय मिट्टी में क्या होता है तो इस पर बात करते हैं। तो एलोवेरा होता है, एलोवेरा क्षारीय मिट्टी में सबसे बेहतर ढंग से होता है। और रेगू मिट्टी क्या है, रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी दोनों सेम है। रेगुर मिट्टी काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है महाराष्ट्र में, गुजरात में। किसके लिए सबसे ज़्यादा ये मिट्टी फ़ायदेमंद है तो ये है कपास के लिए। कपास सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है तो गुजरात में फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा बात करें तो जूट कहाँ होता है तो सबसे ज़्यादा जूट होता है पश्चिम बंगाल में। जलोढ़ मिट्टी क्या है तो जलों के द्वारा लाए गए मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जो नदी में देखते होंगे आप लोग कि जो रेड कलर के पानी आ रहा है, रेड कलर का जल है, उसमें ही मिट्टी जलोढ़ मिट्टी मिला हुआ रहता है, गाद आता है। और ये मिट्टी किसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है तो सभी फसलों के लिए जलोढ़ मिट्टी बहुत फायदेमंद है। जलोढ़ मिट्टी में नए मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। नया मिट्टी जैसे खादर कहा जाता है, खादर, नया मिट्टी को खादर। और पुराने मिट्टी को बांगर कहा जाता है, बांगर। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानसूनी वर्तन क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। आंसर हो जाएगा डी, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। 10वां नंबर क्वेश्चन है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो वेनेजुएला की राजधानी हो जाएगा काराकस। वेनेजुएला की राजधानी काराकस। ओमान की राजधानी मस्कट हो जाएगा। और सर्बिया की राजधानी हो जाएगा बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। और मिस्र की राजधानी काहिरा। आप लोग याद कर लीजिएगा कि वेनेजुएला की राजधानी काराकस और ओमान की राजधानी मस्कट और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड और मिस्र की राजधानी काहिरा। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? भारत का चक्रवात, ये बिल्कुल सही है। भारत में चक्रवात बोला जाता है। और चीन में टाइफून बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बिली बोला जाता है। अमेरिका में क्या बोला जाता है? अमेरिका में पूछ कह रहा बागियाँ, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अमेरिका में कहा जाता है इसको साइक्लोन कहा जाता है, बागिया नहीं साइक्लोन कहा जाता है। तो इसका सुमिलित नहीं है, डी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? कर्क एवं मकर रेखा के बीच। कर्क एवं मकर रेखा के बीच पाया जाता है कोरल या प्रवाल भित्ति। 13 नंबर क्वेश्चन है, समान शीर्ष समिति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्यों से है। टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 10 हुआ करता था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन
86वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को ऐड किया गया, तो टोटल 10 + 1, तो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गया, 11 हो गया। नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो 36 से आर्टिकल 36 से 51 तक है नीति निर्देशक तत्व। और मूल अधिकार की बात करें तो टोटल मूल अधिकारों की संख्या पहले 7 हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में बदल दिया गया, अधिकार को कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। तो टोटल मूल अधिकारों की संख्या हो गया 11, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, और मूल अधिकारों की संख्या टोटल हो गया 10 + 1। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, तो हो गया 11। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 13 का सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42, अनुच्छेद 42 में किया गया है। ये टोटल है अनुच्छेद 39, 41, 43, 42 जो नीति निर्देशक तत्व में आता है, जो कि 36 से 51 तक है। आप लोग देखिएगा 36 से 51 के बीच में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 42। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पर हम लोग विचार करेंगे। तो इसके कार्यकाल भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षा की बात कर रहा है, तो इसके कार्यकाल 6 वर्ष से 62 वर्ष जो पहले हो 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो आयु तक होता है। बिल्कुल सही है। यह राष्ट्रपति को प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ये भी सही है। उसके बाद है तीसरा कथन है, इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही सभी ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? कितने प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 15%, सी ऑप्शन हो जाएगा, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। 5 गो रिट होता है, रिट 5 गो होता है, जिसे संविधान के आत्मा कहा गया आर्टिकल 32 में है, आर्टिकल 32 में है, 32 में है। 18 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? दल बदल अधिनियम अनुसूची 10 में है, अनुसूची 10 में है दल बदल अधिनियम, लेकिन कह रहा है कि दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब किया गया? तो 1985 ईस्वी में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया है? सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख करिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78 इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 75 में क्या कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि लैंड ऑफ द मॉर्निंग काल्म के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? आप लोग भी टिक करिएगा, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कब 22 मार्च को मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था?
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कांग्रेस के कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? कांग्रेस के कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 24 नवंबर का आप लोग आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 जून 1947 ईस्वी। 25 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? प्रथम बैठक का आयोजन पूछ रहा है, किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेबल, लॉर्ड बेबल। 26 नंबर क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग कमेंट करेगा। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दी गई थी। और राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को कब फांसी दी गया था? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दिया गया था। किनको? 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दिया गया था। राजगुरु भगत सिंह सुखदेव तीनों को फांसी दिया गया था। और मंगल पांडे को कब दिया गया था? तो 8 अप्रैल 1857 के समय फांसी दिया गया था। 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो पारमस्टीन था। उसके बाद केमी रेजिमेंट के केमी इन्फेंट्री रेजिमेंट के थे मंगल पांडे, तो 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। कौन नहीं रहा बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र? तो इसका आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम नहीं रहा था। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर एस नायपॉल, BS नायपॉल। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करिए। तो सुमिलित करेगा तो पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो 1775 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद पूना की संधि कब हुआ था? तो पूना की संधि हुआ था 1817 ईस्वी में। मतलब कि ए की 4 बी के 3। और पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी में। और देवगांव की संधि कब हुआ था? तो 1803 ईस्वी में हुआ था। तो इसको हम लोग मिला लेंगे कि ए के हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बी के 3 देख लेते हैं, और सी के 1 और डी के 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? किस ग्रंथ में गुप्त काल की जानकारी मिलती है? तो हम लोग इसका आंसर करेंगे, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मृच्छकाटकम हो जाएगा। मृच्छकाटकम किसने लिखा? तो शूद्रक लिखा है मृच्छकाटकम। उसके बाद गार्गी संहिता किसने लिखा? तो गार्गी संहिता गर्ग लिखा। और मुद्रा राक्षस किसने लिखा? मुद्रा राक्षस तो विशाखा दत्त। उसके बाद राजतरंगिणी की बात करा तो राजतरंगिणी किसने लिखा था? तो कलहन, आंसर हो जाएगा कलहन। तो इसका ऑप्शन नंबर है मृच्छकाटकम सही हो जाएगा। 31 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे? किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जैन धर्म। उसके बाद 32 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भीतरी स्तंभाभिलेख किस शासक से संबंधित है? भीतरी स्तंभाभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्कंदगुप्त से संबंधित था। 33 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासक के द्वारा निर्मित है? किस शासक के द्वारा निर्मित? तो पल्लव शासक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पल्लव शासक। उसके बाद है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोट्स था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एरिन ने लिखा है। गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त हो जाएगा, श्रीगुप्त। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/10 सेकंड तक के रहता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है?
क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो इसका 36 का आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आइरिस हो जाएगा, आइरिस। इस नंबर क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो किस अंग में जाकर छनती है, आप लोग भी इसका टिक करिएगा, जिससे आप लोग का स्कोर का पता चलेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रिक। ब्रिक कहिए तो किडनी, किडनी में जाकर छनती है। रक्त का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, रक्त की कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? कितना परसेंट प्लाज्मा होता है? तो 55 से 60% प्लाज्मा होता है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फ्लोरीजीन। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इसका हो जाएगा परिवर्तन और अपवर्तन के कारण होता है, लेकिन मुख्य रूप से वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण भीवगयोर या बैजानी हपीनाला। सबसे नीचे होता है वॉयलेट जिसे कहिए तो बैगनी, और सबसे ऊपर जो होता है वो रेड होता है, लाल होता है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो रेड के होता है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो बैगनी का होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो 41 का आप लोग आंसर कमेंट करेगा, ससंजक बल। इसका आंसर हो जाएगा डी, ससंजक बल। 42 नंबर क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, अभिकारक कहा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? किसी भी क्वेश्चन या आंसर में त्रुटि हो तो कमेंट कीजिएगा, जिससे आप लोग का आंसर दिया जाएगा। तो आंसर इसका कमेंट करिएगा, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा OH आयन, OH नेगेटिव आयन मुक्त होता है। नींबू का रस का pH मान, 44 नंबर क्वेश्चन, नींबू का रस का pH मान कितना होता है? तो 2.2 होता है। नींबू का रस का pH मान 2.2 होता है, और रक्त का pH मान 7.4 होता है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो किस कारण होता है? तो श्यानता के कारण होता है। किस कारण होता है? श्यानता के कारण होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ये छाया में पनपता है वो पौधा को क्या कहा जाता है? तो सियोफाइट्स कहा जाता है, 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, मेन रहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में है? मेन रहीन रूस और फिनलैंड के बीच में है। रूस और फिनलैंड के बीच में कौन सा रेखा है? तो मेन रहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। 48 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2007 में किया गया था। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, जो आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे बड़ा प्रचलित माप क्या है? भारत में मुद्रा के प्रकलन का सबसे बड़ा प्रचलित माप देखेंगे तो CPI हो जाएगा। CPI का फुल फॉर्म क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो जाएगा।
ये क्या होता है कि भारत की मुद्रास्फीति होता है, उस समय मुद्रास्फीति को, जो मुद्रास्फीति होता है उसको जांच करता है, माप करता है, उसी को मापता है CPI। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे जो कि GK/GS में आपको सबसे ज़्यादा काम आएगा। ये GK/GS में मतलब कि मजबूती प्रदान करेगा आप लोगों को। तो हम लोग स्मरणीय तथ्य है जो देखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को केवल हम लोग रिवीजन करते जाएंगे, सिर्फ एक एक टॉपिक, हर सेट के बाद एक टॉपिक रिवीजन करते जाएंगे तो पता चलेगा कि टोटल टॉपिक रिवीजन हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, लुम्बिनी में, नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व हुआ था, कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उसके बाद इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जितने रिवीजन करेगा उतने GK/GS मजबूत होगा। बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिया था। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। इसमें आत्मा, बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितना रखा गया था? 15 वर्ष रखा गया था। गौतम बुद्ध ने अमरपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा है। अब हम लोग बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो दिया गया सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। तो हम लोग देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व, राजगिरी में हुआ था। महाकश्यप के अध्यक्षता था और अजातशत्रु के संरक्षण में किया गया था। उस समय अजातशत्रु शासक हुआ करता था। द्वितीय बौद्ध संगीति है 383 ईस्वी पूर्व, वैशाली में हुआ था। सवाकामी अध्यक्ष था। अकालाशोक के संरक्षण में, मतलब शासक कालाशोक था उस समय। तृतीय बौद्ध संगीति है 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र। मोगलीपुत्र इसका अध्यक्ष था। अशोक के संरक्षण में किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति था 98 ईस्वी पूर्व, मतलब पहली शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में। कुंडलवन या कुंडलग्राम में वसुमित्र अध्यक्ष था और शासनकाल कनिष्क था। कहाँ कुंडलग्राम? तो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदत्त। जैन धर्म में 22वें एवं 23वें तीर्थंकर क्रमशः ओरिस्टनेमी एवं पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उसके बाद महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी में पावापुरी नालंदा में हुआ। महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकार किया तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। बढ़िया से समझिए, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारे थे और 12 वर्ष के कठिन तपस्या से उपरांत 12 वर्ष के तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर वृक्ष के साल किस वृक्ष के छाल के नीचे? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किए। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 ज्ञानधारों में विभाजित किया। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 ज्ञानधारों में विभाजित किए थे। महावीर के पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। महावीर जो थे जब पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। उसके बाद है सयादवाद और अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षुणी पूछ रहा है। प्रथम जैन भिक्षुणी थी तो चंपा थी। महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जामिल थे। और जैन संगीति कौन कौन था? 2 जैन संगीत हुआ था, प्रथम द्वितीय। प्रथम हुआ था 300 ईस्वी में, दूसरा हुआ था 512 ईस्वी में। प्रथम हुआ था पाटलिपुत्र में और दूसरा बल्लभी। प्रथम के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और दूसरा के क्षमा श्रवण। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को पूरा बात करने के लिए थैंक यू। चैनल को दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।